Hello friends and a very good morning to all of you. I, Anchal, welcome you all on Adda247, and today the topic is quite important. Why? Because we will be discussing the questions asked in SBI PO 2018. So as you all know, the level of the examination was not very difficult but easy to moderate. In some shifts it was moderate and in some shifts it was not easy, but yes, of course, you can say there were twisted questions, not the new pattern, not the questions that you can't understand, but a twisted one, right? So देखो basically जो हर चीज़ में common था, that was RC, ठीक है? Some had starters, some had one new pattern was there. उस pattern के बारे में तो हम discussion करेंगे ही करेंगे, and we have rearrangements as well, right? And इसके अलावा you saw phrase replacement. So this is all you had in your examination, right? ये सारी चीज़ें थी जो आपके examination में आई है. Talking about RC, I already told you how to do that. बहुत ज़्यादा difficult RC नहीं आया था. किसी में 5 marks का आया है, किसी में 6 marks का आया है, right? Even if you had 6 marks, जैसे अगर हम first shift की बात करें, तो first shift में आपको 6 marks का RC आया था, right? अब उस 6 मार्क्स के आरसी में क्या करना था आपको कि यूसेज डिफाइन करना था. 3 तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक साइनो, एक एंटो एंड 1 फ्रेजल मीनिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट was asked in RC. अगर आपने 6 मार्क्स में से सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट किए हो, मैंने कहा कि आपने सपोज करो डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को हाथ ही ना लगाया हो. नाउ यू हैव 3 वोकैबुलरीज, राइट? तो 3 नंबर आपको यहाँ से तो मिल ही गए होंगे. स्टार्टर्स यू हैड अराउंड 5 to 7 स्टार्टर्स आपके पास दिए हुए थे. आपने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ था, यू ऑलरेडी डन दिस एंड आई टोल्ड यू इट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन. इफ नॉट इन प्री इट विल कम इन मेन्स. तो प्री मेन्स तो छोड़ो, प्री में ही आ गया तो फिर आगे की तो बात ही खत्म हो गई. See, a phrase replacement was simple. It was just based on grammar, and then rearrangement में आपको ये pattern भी हम solve करा चुके हैं. I have already made you solve this pattern of rearrangement where you have to define the whole pattern of the given slashed sentences, right? And इसके अलावा you had a new pattern. अब new pattern की बात करें तो इसमें कोई बहुत बड़ा change नहीं था. What change was there? आपके पास A, B, C and then you have D, E, F, right? You have to match the sentences. आपको मैच करना था किसको? आपको मैच करना था इस कॉलम को इस कॉलम के साथ. That means you have to identify which of these can fit in with these, right? तो हम हर ऑप्शन को, हर पैटर्न को यहाँ सॉल्व करेंगे. सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए थे. सो चलिए, ओके. करेक्टर्स दिमाग खराब कर रहे थे और बहुत टाइम भी लग रहा था. कोई बात नहीं. इफ समथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट लीव दैट एंड मूव ऑन विद सम अदर क्वेश्चन, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. हियर इट इज. सो पहला क्वेश्चन आपका है फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर, विच सेज आई वुड रादर बी अ पुअर मैन इन अ गैरेट विद प्लेंटी ऑफ गुड बुक्स टू रीड दैन अ किंग हु डिड नॉट लव्ड रीडिंग. सो हु डू नॉट लव्ड या फिर who did not love, whom did not love, whom did not love, no replacement required. बताओ. सारे पैटर्न्स ही करा रहे हैं, बिल्कुल सारे पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराएंगे सो दैट जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आज जो हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं दैट इज ओनली आरसी आई सपोज. बाकी सब चीज़ें तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे. एनीवे, सो इट इज आई वुड रादर बी अ पुअर मैन इन अ गार्डन एंड विद प्लेंटी ऑफ गुड बुक्स टू रीड दैन अ किंग हु डिड नॉट लव्ड रीडिंग. बताओ. चलो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शैल बी द करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड गाइज. देखो इसमें तो कुछ तो आपको ग्रामर की एरर्स ही मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस, पहला ऑप्शन देखो, व्हेन आई से डू, तो डू के साथ लव्ड तो लग नहीं सकता बिकॉज डू डिफाइंस प्रेजेंट टेंस एंड दिस लव्ड defines what? This defines past tense. So how can we make a combination like this? We cannot, right? So B यहाँ पर, A यहाँ पर eliminate हो गया. B कहता है did लगाया हुआ है, did के साथ love लगाए, did के साथ verb की first form लगती है, absolutely correct. And before that you're placing who. So who के just बाद जब verb
एंटीसीडेंट के लिए आता है व्हेन द वर्ब यूज्ड आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द एंटीसीडेंट हु इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। फिर नेक्स्ट दिया है whom तो लगेगा नहीं, क्यों? whenever we use whom, the verb used after it should be according to the object used here. यहाँ पर कोई object होता तब हम whom लगाते. So here we don't have an object, we directly have a verb after who, after relative pronoun. So obviously C and D automatically gets eliminated. और option में आपका statement में did के साथ loved दिया, that's absolutely incorrect. So option number B makes a correct sentence. Why? Because all the modal verbs and do, does, did follows verbs first form. ठीक है, सारे modal verbs और do, does, did के बाद हम verb की first form use करते हैं. Now let's move on to the next question. Okay. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. Here it is. The relatively static lattice in a diamond ensures that the scattering is at a minimum and the thermal conductivity is exceptional good. बताओ यहाँ क्या होगा? I don't think ये क्वेश्चन आप आंसर ना कर पाए हो. बताओ. और उसके साथ साथ आप लोग मेरे को ये भी बता सकते हो कि हाउ वाज योर एग्जाम, इंग्लिश आपको कैसा लगा पीओ के पहले दिन पे, एसबीआई पीओ के पहले दिन पे. वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पेपर? वर यू एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस? ओके, डी लगेगा. इज एक्सेप्शनली, आर एक्सेप्शनली, वॉज एक्सेप्शनल, आर एक्सेप्शनल. Now you have to determine पहले. देखो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर आर और इज के बीच का डिफरेंशिएशन है, राइट. सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. व्हाई? बिकॉज वी हैव द रिलेटिव स्टार्टिंग लेटर इन अ डायमंड ensures. So the first verb is in present tense. That means was वाला जो आपकी कंडीशन है that is automatically eliminated, right. वो आपका ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया. ठीक, एलिमिनेट हो गया. So अब बचा है आर और इज वाला कॉन्सेप्ट. कमिंग फॉरवर्ड, द स्कैटरिंग इज at a minimum and the thermal conductivity. We are talking about the conductivity. Conductivity is an abstract noun, so this is singular and therefore हमेशा abstract noun हमेशा singular होते. So we cannot place R. So the only option remaining is option number D, which says is पहली condition and the next condition is we have good in the question. Now we know good is an adjective and the word used for an adjective should be an adverb. तो ये exceptional तो नहीं लगेगा, है ना. So what we'll do, we'll place an adverb. That means exceptionally is the correct usage of the word. ठीक है. Now let's move on to the next question. देखते हैं third question में क्या दिया है. Okay, here is a change in the question pattern में यहाँ पर आपको थोड़ा सा change मिलेगा. यहाँ पर करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 सेज आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स को यू हैव टू जॉइन. ठीक है, जॉइन में भी स्टार्टिंग कैसे करनी है? ईदर यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विद 1, 2 और 3. जो रोमन 1, 2, 3 लिखे हुए हैं उससे आपको स्टेटमेंट स्टार्ट करना है. सो एज देयर इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन or with the growing influence of the Indian. So it says there is a growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill. Trump will certainly see the advantages of doing business with India. देखो इंडिया में कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, और ट्रम्प को ये रियलाइज होगा, वो एडवांटेजेस देखेगा कि उसको इंडिया में के साथ बिजनेस करने में क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी. नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. Whether only 1 will join, only 2 will join, 2 and 3 will join, all of them will join. बताओ कैसे स्टेटमेंट बना सकते हैं. And what do you think will make the correct sentence? Okay. Moderate to difficult. Okay. चलो देखो. Starting किसे किसे दी है? As there is a growing influence. Now see, पहली चीज तो हमें ये identify करनी होती है starters में what actually is written in the statements. So you can see once we are writing what? Growing influence. India का कुछ हो रहा है, right? India is improving, right? And with this improvement इस चीज का कुछ इफेक्ट भी पड़ रहा है and that is given in second option, right? वो second में दिया है. Now what is happening as there is a growing influence of, अगर influence क्या हो रहा है और as से sentence start करते हैं
आज से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. सो वी डिफाइन अ रीजन, राइट, जो कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडियन डायस्पोरा ऑन कैपिटल हिल पे, तो ट्रम्प को रियलाइज होगा, राइट. एज दिस इज हैपनिंग ट्रम्प विल रियलाइज. ये चीज हो रही है क्योंकि, या फिर वो ये बोल सकते हो ये हो रहा है चूंकि ट्रम्प को रियलाइजेशन होगा. सो वी हैव अ कॉज, राइट, हमारे पास कॉज है, कोई चीज हो रही है, ठीक है. एंड देन इसका इफेक्ट क्या है, दैट इज गिवन ओवर हियर. सो इट सेज व्हाट, as there is a growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill, Trump, comma लगाकर, Trump will certainly see the advantages of doing business with India. So obviously we can make a sentence using as. क्यों? क्योंकि cause and effect का relationship fulfill हो रहा है. Then talking about next, the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill. यहाँ से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यही चीज ये एक एक्शन हो रहा है और इसी एक्शन की वजह से समथिंग विल हैपन, ठीक है. द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जो इंडियन डायस्पोरा का क्या है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से ट्रम्प रियलाइज करेंगे, अब अलाउ करेंगे क्या करना, एडवांटेजेस को देखना और बिजनेस करना. सो विल सर्टनली see, or rather we can say will certainly allow Trump to see the advantages of doing business with India. So we can make the sentence with second as well. Third से देखो, with the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill, Trump will certainly see the advantages of doing business with India. मतलब ये होते होते कोई चीज़ हो जाएगी. So again, आप दूसरे तीसरे से भी स्टार्ट कर सकते हो. Why? Because sentences started with as, action and with. Now understand one thing, whenever we start a starter or whenever we write a starter, we have to fulfill the condition of cause and effect. ठीक है, हमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाना ही पड़ता है. हम ये नहीं कर सकते कि इफेक्ट पहले आ गया और कॉज बाद में. वी कैन नेवर यूज द इफेक्ट फर्स्ट एंड देन द कॉज, राइट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स दैट आर गिवन ओनली, राइट. सो ऑप्शन नंबर ई वुड बी करेक्ट. ऑल थ्री, या ऑल थ्री, दैट मीन्स 1, 2 and 3 तीनों से बन सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है. Again, you have a question that is based on starters. Understand this thing. और अब की बार पहले आप आंसर करिए कि आपको cause and effect का relationship identify करना है, ठीक है. चलो. There was no democracy in British India, ठीक है. So this is a scenario कि इंडिया में कोई ब्रिटिश इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है. The rulers could take bold decisions fearlessly without bothering about repercussions. Repercussions का मतलब होता है खराब consequences, गलत क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट्स, जो रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है. तो अभी बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए. एक दिया हुआ है सिनारियो कि ब्रिटिश इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी और उसकी वजह से क्या होता था, जो रूलर्स थे वो डिसीजन ले सकते थे फियरलेसली, मतलब बिना डरे, और उसके बाद जो उसके उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता था, दे वर लीस्ट बॉदर्ड कि कोई भी रिपरकशन हो रहा है, दैट मीन्स कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वो हार्मफुल हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो गिविंग द फैक्ट सेंटेंस देखो, एज देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, इस वजह से रूलर्स ऐसा करते थे. ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. सिंस देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया, ओके, क्योंकि कोई डेमोक्रेसी नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में, रूलर्स ऐसा करते थे. विद द रूलर्स टेकिंग बोल्ड डिसीजंस fearlessly without bothering about repercussions. Now this is what I was telling you कि जब भी आप स्टेटमेंट बनाओ, so you have to maintain the relationship of cause and effect, right? हमने आपसे क्या कहा था कि यही चीज कही थी कि cause and effect का रिलेशनशिप आपको बनाना जरूरी है. अभी आप as से सेंटेंस स्टार्ट करते हो, this defines a reason, ठीक है. since से सेंटेंस स्टार्ट करते हो, this also defines a reason. but अगर आप थर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर यू कैन सी द इफेक्ट कम्स फर्स्ट और उसका जो सिनारियो था वो बाद में चला गया.
एंड दिस विल मेक एन इनकरेक्ट सेंटेंस. ठीक है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस बना देगा. देयरफॉर हमारा आंसर जो होगा वो होगा एज देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश इंडिया द रूलर्स कुड टेक बोल्ड डिसीजंस फियरलेसली विदाउट बॉदरिंग अबाउट रेपरकशंस. कह रहे हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, गवर्नमेंट लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, तो रूलर्स अपने आप डिसीजंस लेते थे, फियरलेसली डिसीजंस लेते थे और उनको रिजल्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता था. सिमिलरली सिंस, बस एज को चेंज कर दो सिंस में, सिंस ऑल्सो डिफाइंस रीजन कि जो कि डेमोक्रेसी नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में, तो रूलर्स कुड टेक बोल्ड डिसीजंस फियरलेसली विदाउट बॉदरिंग अबाउट रेपरकशंस. सो थर्ड वाले स्टेटमेंट से नहीं बनेगा बिकॉज वी आर नॉट फुलफिलिंग द सेंटेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स. ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. अभी इसको आइडेंटिफाई करो कि यहाँ होगा क्या. नाउ गाइस, द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन बोल्ड फॉर यू. द अदर पार्ट्स हैव टू बी अरेंज्ड. सो यू हैव टू गिव मी वन पर्टिकुलर बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस. चलो बताओ क्या होगा. चलो बताओ क्या होगा. What do you think will be the correct sequence here? The apex court had ordered that the one of the biometric scheme and the enabling law deadline be extended till the 5-judge constitution on petitions challenging the validity. Bench delivers its judgment. बताओ क्या होगा. Okay. See, obviously one thing is for sure, right? एक चीज़ श्योर हो गई है. क्या चीज़ श्योर हो गई है? कि हम कोई चीज़ को किसी चीज़ की बात कर रहे हैं and that has to be a noun, right? क्यों? क्योंकि जो भी अंडरलाइंड है इसके लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है. लास्ट में लगा है द, एंड एवरीबडी नोज कि द के बाद आना क्या चाहिए, नाउन. तो नाउन कौन कौन से स्टेटमेंट में? ए में नाउन नहीं है. क्यों? क्योंकि ए स्टार्ट हो रहा है ऑफ से, सो दिस कैन नॉट बी देयर, राइट. बी स्टार्ट हो रहा है डेडलाइन से, ऑफ कोर्स दिस कैन बी देयर, डेडलाइन नाउन है. सी स्टार्ट हो रहा है ऑन से, अगेन दिस कैन नॉट बी देयर. और डी स्टार्ट हो रहा है हमारा बेंच डिलीवर्स से. द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट. बेंच डिलीवर करेगी जजमेंट को. कोर्ट ही तो जजमेंट, कोर्ट ही तो, जो कोर्ट यहाँ पर लिखा गया है ये कोर्ट ही तो बेंच है, ये कोर्ट ही तो बेंच है ना. तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे? नहीं पॉसिबल है ना. सो ऑब्वियसली बात है कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट तो बी से होगा. दैट अलाउज टू बी अ नाउन. द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड that the deadline be extended till the 5-judge constitution. 5-judge constitution क्या है बताओ. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 जज की क्या होती है? 5 जज की क्या होती है? 5 जज की बेंच होती है ना. 5 जज की बेंच होती है. that bench is given in option number D. So it says what? 5-judge constitution bench delivers its judgment. वो judgment deliver करेगी. अब किस चीज़ का? ये बेंच क्या कर रही है? जजमेंट डिलीवर करेगी. तो ये जजमेंट है किस चीज़ का? किस चीज़ का जजमेंट है? दैट शुड कम इन द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज व्हाट? किस चीज़ का जजमेंट है? दैट इज ऑन पेटिशंस चैलेंजिंग द वैलिडिटी. जो पेटिशंस है चैलेंज कर रहे हैं किसको? वैलिडिटी को. किसके जजमेंट पे? पेटिशंस को. ठीक है, पेटिशंस की जजमेंट को. और वैलिडिटी किसकी है? नाउ वैलिडिटी कम्स इन ऑप्शन नंबर ए. वैलिडिटी किसकी है? ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द एनेबलिंग लॉ. ठीक है, सो हेंस इट मेक्स ओके. यस मैम, ऐसी अप्रोच फॉलो करी थी तो बिल्कुल आपका एक पेपर डिफिकल्ट तो नहीं रहा होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ repealing the law that safeguards the floodgates of poaching, and it would lead to marginalization of the indigenous people. The indigenous people would open. अब बताओ यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लगना चाहिए? You very well know what's given in the statement. उसके आगे का स्टेटमेंट क्या होगा? This is what you have to do. Okay.
इतना इजी नहीं आया था। तो देखो मेमोरी बेस्ड पेपर है, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ तरीका सिखाया जाता है हाउ टू डू दैट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। द ओनली थिंग इज आपको एग्जाम में तो एग्जाम में देखो इजी चीज़ भी आपको डिफिकल्टी लगती है ना, इजी चीज़ भी डिफिकल्टी लगती है। अब कल एक स्टूडेंट फ़ोन करके बोलता है कि मैम मेरे पास मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रेंथ है इंग्लिश, तो उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए। अब तुम्हारी बातों से वो इस चीज़ को सोच रहा है कि मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, दैट मीन्स मेरे गलत हो जाएंगे, ये नेगेटिव चला जाएगा, सबका इतना मार्क्स आया है, मेरा ज़्यादा कैसे आ जाएगा। सो दिस इज वाई डू यू गेट इन्फ्लुएंस टू थॉट्स ऑफ अदर पीपल। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, राइट। आपको अपनी स्ट्रेंथ की बात करनी है, दूसरा क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा जल्दी से। ओके बी लग रहा है सबको, एवरीबडी थिंक्स बी होगा, DABC, दिस इज व्हाट यू डिफाइन। So it says repealing the law that safeguard the indigenous people. Okay, safeguards. अब देखो law है, law से related क्या दिया है, verb दिया है, and this verb is what, safeguard कर रहा है ना, safeguards. ना एक बात बताओ, safeguard करेगा तो किसको करेगा, there has to be an object, right? Object आना चाहिए, again there has to be a noun, ठीक। तो safeguard the floodgates and it would या फिर मार्जिनलाइजेशन या फिर द इंडिजिनस पीपल। अब बताओ, खुद बताओ कि सेफगार्ड किसको करेगा। अगर हम बोल रहे किसी को बचाना है तो हु वुड यू सेव, यू विल सेव अ पर्सन, राइट। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये पर्सन होना जरूरी है। ए में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट तो है बट फ्लडगेट्स की बात हो रही है, इज इट करेक्ट। फ्लडगेट्स को करेंगे नहीं। फिर बी की बात हो रही है व्हाट, कि एंड से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस कैन नॉट बी देयर किसी भी हालत में। देन सी में दिया हुआ है द इंडिजिनस, सॉरी सी में दिया हुआ है मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन को थोड़ी सेव करेगा वो। एंड द लास्ट वन इज द इंडिजिनस पीपल, दैट इज व्हाट वी हैव, ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे पहले आ जाएगा, दैट टॉक्स अबाउट एक्चुअली द इंडिजिनस पीपल वुड ओपन। इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है द नेटिव पीपल, द पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर, ठीक है, वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। सो इट सेज व्हाट, डी से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ, द इंडिजिनस people would open. Now would open what? Would open, क्या चीज ओपन करेंगे वो, would open the floodgates। अब ओपन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओपन यहाँ पर दिया है तो ओपन के लिए भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट मार्जिनलाइजेशन को ओपन नहीं कर सकता कोई, लेकिन ऑफ कोर्स वो फ्लडगेट्स को तो ओपन कर सकते हैं, है ना। ओपन करने की बात आई तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, बिकॉज अगेन वी नीड अ नाउन, वी नीड एन ऑब्जेक्ट। सो ओपन द फ्लडगेट्स ऑफ पोचिंग, ठीक है, फ्लडगेट्स को ओपन करेंगे पोचिंग के, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट दैट विल हैपन इज एंड इट वुड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल। और इसकी वजह से क्या होगा, समथिंग विल हैपन दैट इज गिवन इन ए, बी एंड सी। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बना क्या, ऑप्शन नंबर बी, DABC, ठीक है। Now let's move on to the next question. चलिए, my thoughts are with the families in this unfortunate accident, recovery of the injured, of those who have lost their loved ones. I pray for the speedy. बताओ, अभी बताओ क्या होगा यहाँ पर। ओके, डी होगा पक्का, आई श्योर, सबको डी लग रहा है। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, फैमिलीज किसकी, हमारी, मेरा थॉट्स उस फैमिली के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है, राइट। माई थॉट्स आर विद समवन्स फैमिली, तो ये समझो कि किसी के साथ है ना, किसी के साथ है ये थॉट्स, तो क्या होंगे, आर विद द फैमिलीज। ना ये थॉट्स फैमिलीज के साथ है, एंड फैमिलीज ऑफ समबडी, किसी की फैमिली होगी, किसी लोगों की फैमिली होगी, या फिर कुछ फैमिलीज होंगी जो सफ़र कर रही होंगी। तो बताओ क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी, राइट। हाँ चलो देखो किसके साथ है, उन फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। फैमिलीज
किसकी? ऑफ दोज, उनकी जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खो दिया है, लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ में खो दिया? लॉस्ट तो कर दिया, लेकिन लॉस्ट किस में किया? किस चीज़ में लूज कर दिया? ऑप्शन नंबर सी तो लग गया यहाँ पर, लेकिन किस चीज़ में लूज किया? इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ठीक है, इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में। सो एक्सीडेंट में उन्होंने लूज किया, एंड देन व्हाट हैपेंस? लास्ट में मैं बस क्या कर सकती हूँ? आई कैन ओनली प्रे फॉर देम, राइट, इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, और लास्ट में आई कैन ओनली प्रे फॉर देम, सो आई प्रे फॉर देयर स्पीडी व्हाट? स्पीडी किस चीज के लिए? स्पीडी रिकवरी के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी विल फिट इन हियर, ठीक है, रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, ठीक। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही पैटर्न आ रहा है आपके एग्जाम में, यही चीज़ें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ परेशान मत हो यहाँ पर। नाउ दिस इज वन न्यू पैटर्न दैट वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये एक नया पैटर्न है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। व्हाट यू हैव टू डू इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 columns आर गिवन containing 3 statements or phrases each. That means you have column 1, you have column 2. 1 में you have 3 sentences, 2 में you have 3 sentences, ठीक है। In first column sentences are A, B and C, and the second it is D, E and F. A sentence phrase from the first column may or may not connect with another sentence from the second column. That means आपको एक को क्या करना है? एक सेंटेंस जो फर्स्ट कॉलम का है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दूसरे कॉलम से कनेक्ट करें। सो आपको क्या करना है? फ्रॉम द सेकेंड कॉलम टू मेक अ ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल करेक्ट सेंटेंस। ईच सेंटेंस इज 5 ऑप्शंस, हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे, 4 of which display the sequence in which the sentence phrases can be joined to form a grammatically or contextually correct sentence. If none of the options given forms a correct sentence, after combination mark E as your answer. अगर आपको लगता है बिल्कुल भी कुछ नहीं बन सकता तो ऑप्शन नंबर E आपका आंसर होगा। अदरवाइज देखो, जैसे हम बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे ना, ये मैच द फॉलोइंग का थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बस और कुछ नहीं है। बस मैच द फॉलोइंग का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। मैच द फॉलोइंग हमने इंग्लिश में नहीं किया होगा, बट आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस में किया होगा, बट स्टिल आपको यहाँ पर इंग्लिश में करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं। यस, फर्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया था। नाउ लेट्स सी क्या दिया गया है यहाँ पर। सो इट सेज, कॉलम नंबर 1 सेज, as the head of the family, he ensures that what? Ravi is such a disorganized fellow that the boy next door nags his parents because, and then options are, he runs around like a headless chicken, he succeeds to make everyone laugh, he goes out and earns a living for his family. बताओ क्या होगा? नहीं समझ में आया तो अब देखो समझ में क्या करना है। आपको आपस में किसी को नहीं जोड़ना है। ए, बी और सी में से डी, ई, एफ को कनेक्ट करना है, ठीक है। ए, बी और सी में डी, ई, एफ को कनेक्ट करना है। एक स्टेटमेंट के साथ दूसरा स्टेटमेंट कनेक्ट होगा, सारे आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल नॉट कनेक्ट विथ ईच अदर, द ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू कनेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा? ओके चलो देखो, पहला लिख दे रहे, अच्छा ये कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कह रहे एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट, वो फैमिली का हेड है, इस वजह से वो एक चीज को इंश्योर करता है। किसको? नाउ इफ ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, इफ समबडी इज हेड ऑफ द फैमिली, तो वो क्या करेगा? सोचो, फैमिली का हेड क्या करता है? ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू अर्न लिविंग फॉर यू, ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, है ना। सो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली की बात हुई है, एंड यू हैव टू सी वेदर वी हैव एनी सेंटेंस रिलेटेड टू द हेड ऑफ द फैमिली। ऑफ कोर्स वी हैव, एंड दैट इज एफ, राइट। एफ में भी हमने क्या कहा है? हेड ऑफ द फैमिली इंश्योर करते हैं he goes out and earns a living for his family, वो वहाँ बाहर जाए और अपनी फैमिली के लिए अर्न करे एक लिविंग, ठीक है। बी में देखो, रवि is such a disorganized fellow that, ओके
तो कह रहे रवि इतना ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान है दैट ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ। सी बी में जो दिया हुआ है उसमें हम नेगेटिव बात करें, राइट। कह रहे वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसकी जिंदगी इधर उधर बहुत ज्यादा क्या है, फैली हुई है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। अभी ई नहीं लग सकता बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ही रन्स अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, अब वो दौड़ रहा है, तो क्या डिसऑर्गेनाइज्ड होने से दौड़ने से कोई मतलब है? नहीं। एंड द सेंटेंस सी सेज द बॉय नेक्स्ट डोर नैग्स हिज पेरेंट्स बिकॉज, जो बॉय रहता है नेक्स्ट डोर मतलब जो बगल में हमारा नेबर है वो क्या करता है, सारे तो कनेक्ट हो ही नहीं रहे भाई, सारे तो कनेक्ट हो ही नहीं रहे। आपको यही तो डिफाइन करना है कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एनीवे सो वी से द बॉय नेक्स्ट डोर नैग्स हिज पेरेंट्स बिकॉज, क्यों नैग करता है? वो नैग का मतलब होता है अनॉय करना, इरिटेट करना। क्यों इरिटेट करता है? क्योंकि वो दौड़ता रहता है या फिर वो सक्सीड करता है। सो अगेन अगर वो नैग कर रहा है, अगर वो अनॉय कर रहा है, सो अनॉइंग का कोई भी रिलेशन ना ही उसके दौड़ने से आएगा, ना ही रन करने से आएगा, और ना ही इसके सक्सीड होने से। सक्सीड तो चलो पॉजिटिव वर्ड है तो ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। सो दिस मेक्स द वन थिंग करेक्ट। क्या एक चीज यहाँ पर करेक्ट हो गई क्या, कि यहाँ पर दोनों चीजें ही फॉलो नहीं हो रही हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए एंड एफ, सिर्फ ए और एफ ही जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड एफ, ठीक है। दैट्स इट, ए एंड एफ, नथिंग एल्स। सीडी लग रहा है आपको? द बॉय नेक्स्ट डोर नैग्स हिज पेरेंट्स बिकॉज ही सक्सीड्स। अरे नैग्स है भाई, नैग्स का मतलब होता है इरिटेट करना। हाउ कैन यू इरिटेट एंड मेक समबडी लाफ? अब वो आपस दोस्ती की बात अलग होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अगेन you have some rich guy from Boston. People tend to raise their voices when they, as soon as the herd heard the gunshots, they are losing an argument. All were fatally injured. Just bought the house next to mine. बताओ क्या होगा यहाँ पर? Okay. बोथ करके भी पूछा जा सकता है, हाँ बोथ करके पूछा जा सकता है, बट देन बोथ वाला आंसर ही करेक्ट नहीं है ना गाइस। नेक्स्ट मीन्स टू इरिटेट समबडी। दिमाग का दही बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर समझ लोगे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी, ठीक है। यहां पर अभी बताइए क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक, कॉलम 1 में से कॉलम 2 में कौन सा ज्वाइन होगा? ओके चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट द ग्रामर इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो वी से सम रिच गाय फ्रॉम बॉस्टन, सम रिच गाय फ्रॉम बॉस्टन, तो ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। डोंट यू थिंक सो? डोंट यू थिंक सो? व्हाई? बिकॉज व्हेन वी से सम के बाद जो नाउन लगता है, इफ दिस नाउन इज काउंटेबल, अगर ये नाउन काउंटेबल है, सो ये काउंटेबल नाउन प्लूरल में होता है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। सो ऑब्वियसली बात है अगर ये नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। एंड यू नो गाय यहाँ पर गाय भैंस वाला गाय नहीं है, दिस इज अ लड़का, राइट। सो लड़का है तो सम के बाद गाइज आना चाहिए था। सो गाइज ये फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो गया, इसके तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस, लोग अपनी आवाज बढ़ा देते हैं, ठीक है। रेज वॉइसेस मतलब गुस्सा हो जाते हैं, रेज वॉइसेस इज अ फ्रेज एक्चुअली जिसका मतलब होता है गुस्सा होना। तो दे रेज देयर वॉइसेस फॉर व्हाट? व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, जब वो आर्ग्यूमेंट छोड़ने लगते हैं। या फिर देखा होगा तुमने बचपन में, कभी भी तुम चेस खेलो अपने भाई के साथ या बहन के साथ, या फिर कभी लूडो खेलो, एंड इफ दे डोंट विन लाइक फॉर थ्राइस और ट्वाइस, तो क्या होता है, बोर्ड उठा कर ऐसे पलट दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि वो गुस्सा हो जाते हैं जब वो किसी भी आर्ग्यूमेंट को या किसी भी चीज को लूज करने लग जाते हैं। सो वी डेफिनेटली कैन मेक अ सेंटेंस ऑफ बी एंड डी, राइट। फिर लिखा है as soon as the herd heard the gunshots they all were fatally injured। सिर्फ सुनने से क्या आपको चोट पहुंचेगी? नहीं। और हर्ड मतलब झुंड, भेड़ का झुंड कभी घर तो खरीद नहीं सकता। सो वी हैव ओनली ऑप्शन नंबर बी डी एज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा ए कह रहे हैं कुछ लोग, सम रिच गाय फ्रॉम बॉस्टन जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन। नाउ गाइस लेट मी टेल यू, A and F does make a sentence.
ए और एफ जो है ये सेंटेंस तो बना रहे हैं, बट ए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राइट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और यही हमने कहा था कि सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, और इस वजह से ए और एफ बना तो रहा है बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए दिस कैन नॉट बी आवर आंसर, राइट, ठीक है। सो बी एंड डी इज द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक। नाउ लेट्स मूव, ओके, चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है गाइस, ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ठीक है। सम गाय लिखना सही होगा, नहीं, सम गाय लिखना सही नहीं होता है, सम गाइज लिखना सही होता है, इसी वजह से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग दिस। गाइज शुड बी देयर, व्हाई, बिकॉज सम इज फॉलोड, इफ सम इज फॉलोड बाय अकाउंटेबल नाउन दैट हैज टू बी इन प्लूरल फॉर्म एंड दैट वाज नॉट गिवन ओवर देयर, सो ऑप्शन नंबर ए डजंट मेक एनी सेंस। सेंटेंस तो बन रहा था नेहा, बट हमारे जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन में लिखा था इट शुड बी ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, ठीक है। Now, chalo. Yes. Now we have Tom always drinks at least what? If he had taken his doctor's advice, I can still remember the time when, or he might still be alive, went on a picnic together, or 3 cups of coffee in the morning. Baba re. Never mind. बताओ क्या होगा? He is a coffee addict. Caffeine addict. चलो बताओ क्या होगा? एग्जाम में नहीं देखा ग्रामर के बारे में, तभी इन ईच एंड एवरी सेक्शन, इन ईच एंड एवरी सेशन आई हैव टोल्ड यू, एंड आई सपोज ऑल द फैकल्टीज हैव टोल्ड यू दैट डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इफ यू डोंट रीड द डायरेक्शंस, ओनली 1 पॉइंट कैन मिस आउट योर क्वेश्चन। अभी इसमें से जितने लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि ग्रामर लिखा हुआ है, ग्रामर भी चेक करना है, जितने लोगों ने नहीं देखा होगा ना, उन सब का क्वेश्चन गलत हुआ होगा, उन सबका क्वेश्चन गलत हुआ होगा, आई कैन अश्योर यू फॉर दिस, ठीक है, जिसने ग्रामर नहीं देखा होगा, बिकॉज लिखा हुआ है डायरेक्शन में, पढ़ो उसको, नया पैटर्न का क्वेश्चन है, पढ़ना ज़रूरी है उसको। एनीवे, चलिए देखिए इसमें क्या होगा। टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट, टॉम हमेशा पीता है, क्या पीता है? 3 cups ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मे बी दिस कैन बी देयर, है ना, तो वो ड्रिंक करने की बात कर रहा है, एंड वी डेफिनेटली हैव समथिंग रिलेटेड टू ड्रिंक, राइट। हम टॉम की बात कर रहे हैं, टॉम ड्रिंक्स करता है, ड्रिंक्स व्हाट 3 cups ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस मेक्स अ सेंस। यहाँ पर ड्रिंक करने की बात हो रही है और ड्रिंक क्या कर रहा है, दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, दैट मीन्स वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ए और एफ डज मेक अ सेंस ओवर हियर। नेक्स्ट सेज व्हाट, अगला देखो क्या कह रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट 3 cups ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, अगर उसने अपने डॉक्टर की एडवाइस ले ली होती, इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, ही माइट स्टिल बी अलाइव, ही माइट स्टिल बी अलाइव, ये करेक्ट लग रहा है आपको? बताओ, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? ओके, चलो बताओ, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट 3 cups ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, दैट्स करेक्ट। इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, अगर उसने डॉक्टर की एडवाइस ले ली होती, अगर ले ली होती तो क्या होता? ही माइट स्टिल बी अलाइव, इज दिस करेक्ट? बताओ, ही माइट स्टिल बी अलाइव, ये करेक्ट है। ही हैड टेकन, ही वुड हैव बीन अलाइव, ये करेक्ट नहीं लगता आपको? बताओ, बी स्टिल अलाइव, ही माइट स्टिल बी अलाइव, ही बी स्टिल अलाइव, दोनों सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। Yes, of course, it is not correct. Why? Because see, ऑप्शन नंबर बी में आपके साथ दिया हुआ है इफ के साथ दिया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जो आगे का सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था वुड हैव V3, विच इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी का यहाँ सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू सी, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन व्हाट,
बताओ, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम when went on a picnic together, when we went on a picnic together, when they went on a picnic together, when ऐसा कुछ सेंटेंस होता है जहां पर आपको वेंट तो गया लेकिन हु वेंट, ये वेंट कौन गया, जो यहाँ पर ई लगा हुआ है, ई करेक्ट हो सकता था लेकिन कौन गया, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है. दिस डजंट मेक एनी सेंस. सो वी हैव ओनली वन आंसर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड एफ. ठीक है. टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एटलीस्ट 3 cups of coffee in the morning. If he had taken his doctor's advice, he might still be alive. तो करेक्ट नहीं लग रहा है बिकॉज ग्रामर की वजह से करेक्ट नहीं है. एंड देन इट सेज आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम when we went on a picnic together, when they went on a picnic together. We need a subject here, right? और subject गायब है, इस वजह से C का भी कोई sentence नहीं बनेगा. Now let's move on to the next question. Here it is. It says it seems like yesterday, but it's actually what? I can't believe Vijay is still talking about. The only thing that really matters is whether or not you are happy. Nearly 10 years since we first met. इसमें एक sentence missing है. Let me just find it out. F वाला statement मैं आपको दे रही हूँ, तब तक आप sequence बनाने की कोशिश करिए. ठीक है. Before that, I'll just give you the sentence. Okay. So guys, if you really wish to solve all the questions, those are mentioned. तो आप वो questions बैंकर्स अड्डा पे जाकर देख सकते हो. सारे questions उसमें दिए हुए हैं. ठीक है. हमने तो कुछ सॉल्व किए हैं, न्यू पैटर्न से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. बट अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बैंकर्स अड्डा पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं. ठीक है. चलो, नियरली 10 years since we first met. और F वाला जो स्टेटमेंट है, दैट इज what happens 2 years ago. ठीक है. F वाला जो statement है, that says what happens 2 years ago. So this is the statement. ठीक है. अभी बताओ what shall be the correct sentence here. Now tell me. आप बताइए. Okay. So you think A or E लग सकता है, A और E. It seems like yesterday, but it's actually what happens 2 years ago. No. What happens? No. बताओ क्या हो सकता है. See, अगर आप कहते हो कि A लगा दूं मैं, अगर आप कहते हो A लगा दूं, तो A F के साथ तो लग नहीं सकता. क्यों? ये ऐसा दिखता है. देखो, happens के साथ ago नहीं लग सकता. What happens 2 years ago? What happened 2 years ago? 2 साल पहले क्या हुआ था? So it has to be in past tense, right? तो F तो grammatically incorrect हो गया, इसको हमने हटा ही दिया. चलो हटा ही दो उसको. फिर it seems like yesterday, but it's actually whether or not you're happy. No. Nearly 10 years since we first met. It seems like yesterday, but it's actually nearly 10 years. It's actually nearly 10 years since we first met. ये आपको सही लग रहा है? Are you serious? ये सही लग रहा है? Okay. A and E सही लग रहा है. It seems like yesterday, but it's actually nearly. Actually nearly. How can you write like this? Actually और nearly दोनों एक साथ आ जाएगा. Is it correct? No. Option number B. Again A और E incorrect हो जाएगा according to grammar. ठीक है. According to grammar यहाँ पर आपका statement incorrect हो जाएगा. So it says next देखो, I can't believe Vijay is still talking about what? नहीं, ये भी नहीं होगा. The only thing that really matters is whether or not you're happy. ये correct है? Whether you're happy or not. ये sentence बनता है whether you're happy or not. So or not वाली जो condition है that goes in the end. Not वेदर के साथ नहीं लगती है, लास्ट में लगती है. सो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कोई भी हमारा सीक्वेंस सही नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एंड बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं बना पा रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई जो होता है हमारा, दैट मीन्स नन ऑफ देम आर करेक्ट. वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर किया जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव. यस, कोई नहीं बनेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
And here it is. After school, Jack usually sticks around as long as. We are planning on doing the sites. Even the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the microwave. He can because he doesn't want to go home of the city tomorrow morning. बताओ क्या होगा यहाँ पर? Yes. चलो देखो, अब अगर आपके नेक्स्ट वाले शिफ्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो एटलीस्ट यू आर अवेयर कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें करना क्या है. चलो देखो क्या होगा. ग्रामर भी देखना, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी देखनी है, ठीक है. आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज ही कैन बिकॉज ही डजंट वांट टू गो होम. हो सकता है ना. कह रहे हैं जैक तब तक स्कूल में रुकने की कोशिश करता है जब तक वो रुक सकता है. क्यों? क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता है. आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज. नाउ सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टिक्स दिया हुआ है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ई में भी प्रेजेंट की बात हो रही है. कैन बिकॉज ही डजंट वांट टू गो होम. सो अगेन दैट इज ऑब्वियसली ए भी प्रेजेंट में है और आपका ई भी प्रेजेंट में है ना. तो दोनों प्रेजेंट में. आई सपोज दिस मेक्स अ सेंटेंस, राइट. ये सेंटेंस आपका बना रहा है, राइट. यस. चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या होगा. We are planning on doing the sites. We are planning on doing the sites what? Sites of the city tomorrow morning? या फिर sites had gone wrong? नहीं, हम कोशिश कर रहे क्या करने की. We are planning on doing the sites. किस चीज़ की? Sites of the city morning, of the city tomorrow morning. So C के साथ भी आप of को relate करके किसके साथ बना सकते हो? सॉरी, B के साथ. B को भी आप of के साथ relate करके F का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. एंड देन कम्स C वाला स्टेटमेंट. C देखो क्या है. इवन द रिपेयरमैन कुडंट फिगर आउट व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद द माइक्रोवेव. और रिपेयरमैन को भी समझ में नहीं आया कि माइक्रोवेव के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है. माइक्रोवेव के साथ एक्चुअली हुआ क्या है. सो C के साथ आपका D स्टेटमेंट लग सकता है. दैट मीन्स A, E, B, F and C, D, all of them makes a condition, right? इसमें तो सारी conditions बन रही हैं और सारे ही grammatically भी correct है, right? Grammatically भी correct है. एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम लोग. After school, Jack usually sticks around as long as. So Jack is present. E में दिया हुआ है he can because he doesn't want to go home. Again present. Absolutely correct. We are planning on doing the sites of the city tomorrow morning. We are planning है because near future की बात हो रही है, present tense का use होना चाहिए. Absolutely correct. Now, even the repairman couldn't figure out what had gone wrong. Could is past tense, had gone is past tense. So obviously सारे statements are absolutely correct. ठीक है. पहले तुम्हें बहुत difficult लग रहा था, अब आसान हो गया. क्यों? क्योंकि now you are aware of the pattern. ठीक है, अब आपको पैटर्न पता चल गया है, तो अब आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा. एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम करके आना. विद दिस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर गाइस. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. और अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो टू बैंकर्स अड्डा पे SBI PO प्री का पूरा पेपर अवेलेबल है. आप वहाँ पर जाके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.